हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के थर्ड लेसन के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं केमिकल्स इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस जो है वो किस तरह से लिखने हैं या फिर किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है वो हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस लिखने के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, लेट अस फर्स्ट लुक एट द केमिकल रिएक्शंस इन द एक्टिविटी 2। अ कलरलेस सॉल्यूशंस ऑफ अ जिंक सल्फेट ZnSO4 is formed on addition of a zinc dust to the blue solutions of copper sulfate CuSO4. This chemical reactions can be written इन ब्रीफ एज फॉलोज। अभी ये रिएक्शन जो है, एक रिएक्शंस का यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, अ कलरलेस सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का हमने एक सॉल्यूशन लिया है, कलरलेस सॉल्यूशन है। हाँ, इज फॉर्म्ड, ये बन जाता है जब हम ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड किया है, जिंक डस्ट टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो बनता है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक की डस्ट या फिर जिंक मेटल ऐड करते हैं तब हमें कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो जिंक सल्फेट का मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को, दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन अ ब्रीफ एज फॉलोज। अभी ये केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख के दिखाया है। ये केमिकल रिएक्शन हम इस वे से लिख सकते हैं, जैसे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि किस तरह का सॉल्यूशन। तो एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब जो है तो बिल्कुल क्लियर है। एक्वियस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें, सपोज यहाँ पर कॉपर सल्फेट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि क्या, कॉपर सल्फेट की पाउडर रहती है, पाउडर फॉर्म में रहता है। अगर वो पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट है और वो आपने सपोज 50 ml या फिर 100 ml पानी में डिजॉल्व किया तो उसका क्या बन जाएगा, एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस टर्म को क्या कहते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधा सीधा हम यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि कॉपर सल्फेट, हाँ कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि उस पाउडर फॉर्म वाले कॉपर सल्फेट को आपको सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आना है और वो सॉल्यूशन आपको यूज करना है रिएक्शन के वक्त। तो चलिए आगे देखते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसमें क्या मिलाना है, जिंक डस्ट ऐड करनी है। तो जिंक की डस्ट जब आप ऐड करोगे, उसमें जिंक डस्ट यानी कि जिंक मेटल की पाउडर रहती है, बहुत फाइन ऐसी बारीक पाउडर रहती है, ग्रे कलर की दिखती है। तो जिंक डस्ट वो उसमें ऐड करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो इट विल गिव्स, यानी कि ये एरो जो दिखा है ये क्या बताता है, इससे क्या प्रोडक्ट बन जाने वाला है, तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो एक्वियस सॉल्यूशन किसका बन जाता है, जिंक सल्फेट का बन जाता है, और उसमें से कॉपर जो है वो अलग से तैयार हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब हमें ये देखना है कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन तो हमने बना के लिया था कॉपर सल्फेट का, उसकी रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ हो गई तो उसका क्या बन गया, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है, कॉपर मेटल जो है वो अलग से साइड में मिल चुका है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस इन अ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अभी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन जब आता है
आपको पूछा जाता है राइट द गिवन इक्वेशंस इन द वर्ड फॉर्मेट, और वर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन लिखो। तो वर्ड फॉर्मेट में किस तरह से लिखते हैं, आपको ऐसे सीधा सीधा लिखना है, एक्वियस सॉल्यूशन है ऑफ सो एंड सो। यहाँ पर फॉर्मूला, किसी भी चीज़ का आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा, ना ही जिंक कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखा है, ना ही जिंक डस्ट का है, ना ही यहाँ पर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला या फिर कॉपर का फॉर्मूला है। आपको सिंपल से यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इस वजह से दिस इज द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस इन वर्ड्स, और उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। इसी इक्वेशंस को हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अ वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन अ फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। अभी इस तरह से अगर हम हर एक रिएक्शन लिखने लगे तो इट ऑक्यूपाइज अ मोर एंड मोर स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जगह भी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी लगेगा। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, ये सब लिखते वक्त आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसलिए हमें ये कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते वक्त आप यहाँ पर केमिकल फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अभी केमिकल फार्मूलीज जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे देखते हैं। अभी केमिकल फार्मूलीज जो है इसमें फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर दिया है वो है CuSO4। CuSO4 किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, प्लस जिंक Zn, जिंक डस्ट के लिए हमने Zn यूज़ किया है, प्लस इट विल गिव्स, अभी इसका रिएक्शन जब हो जाता है CuSO4 प्लस जिंक, इट विल गिव्स जिंक सल्फेट। यहाँ पर लिखा था हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट मिलेगा, तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस कॉपर यानी कि कॉपर का सिंबल क्या आ जाता है, Cu। तो इस तरह से आपको ये कंडेंस्ड फॉर्म में केमिकल फार्मूले का यूज़ करके यही वर्ड इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं केमिकल फार्मूले के स्ट्रक्चर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग द केमिकल फार्मूले इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। अब ये डेफिनेशन भी बहुत बार आता है बोर्ड को कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। बच्चे तो सब पढ़ते हैं लेकिन केमिकल इक्वेशन यानी कि क्या, तो केमिकल इक्वेशन की यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a condensed form using chemical formulae is called as the chemical equation। तो इतनी यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि जो हम केमिकल रिएक्शन जो है अपनी कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इस टाइप में, तो यूजिंग केमिकल फार्मूले। अभी इस टाइप में क्या किया है, हमने केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल किया है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स हमने ऊपर वाले रिएक्शन में देखे केमिकल वर्ड इक्वेशन में, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, ये वर्ड इक्वेशन से इसके क्या किया है, कंडेंस किया है, यानी कि छोटा किया है। सो केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, इसको बहुत कंडेंस किया है, बहुत शॉर्ट किया है, और ये इंफॉर्मेटिव भी है और हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, या फिर इंफॉर्मेशन भी इसमें सब मिल जाती है प्रॉपर। और यही सेम वर्ड इक्वेशन हमने कंडेंस्ड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन द अबव इक्वेशन कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड जिंक आर द रिएक्टेंट। अभी ये चीज़ हमें समझने वाली है, ये दो जो है कॉपर सल्फेट एंड द जिंक, ये क्या है, ये कहलाते हैं रिएक्टेंट क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं CuSO4 एंड द जिंक। हाँ, सो ये रिएक्टेंट हो गए। दे रिएक्ट विथ ईच अदर इन द अबव इक्वेशन। हाँ, दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म कॉपर के पार्टिकल बन जाते हैं एंड द सोल्यूशन ऑफ कलरलेस ये इंपॉर्टेंट है, कलरलेस जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। तो ये हो गए हमारे क्या, प्रोडक्ट। तो इनके क्या कहेंगे, हम प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, तो ये प्रोडक्ट बन गए। सो एज द प्रोडक्ट हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी CuSO4 की प्रॉपर्टीज अलग थी, प्रॉपर्टीज यानी कि क्या, उसके जो गुण है
वो अलग थे। यानी कि जैसे कि CuSO4 जो है, कॉपर सल्फेट जो है, वो किस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पर मेंशन किया था हमने। कॉपर सल्फेट जो है वो किस तरह से सॉल्यूशन है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। वहीं पर हमें कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक की डस्ट या फिर जिंक मेटल जब रिएक्ट हो जाता है, तो जो ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है, वो कैसे किस तरह का सॉल्यूशन है, तो वो कलरलेस सॉल्यूशन है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, यानी कि इसकी टोटल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया है, दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कॉपर पार्टिकल एंड a solution of the colorless zinc sulfate ZnSO4 as the product having totally different properties. Ionic bond in the reactant CuSO4 breaks and the ionic bond in the product ZnSO4 is formed during the reaction. CuSO4 के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और CuSO4 के बॉन्ड ब्रेक होके इस वजह से यहाँ पर दूसरा जो है CuSO4 कॉपर अलग से निकल गया है, ये जो कॉपर है इसका निकल गया है और इसकी जगह यहाँ का जिंक जो है वो जिंक अटैच हो गया है SO4 के साथ। सो इस वजह से हमें ये नया वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज ZnSO4। हाँ, जिंक सल्फेट मिल जाता है और कॉपर जो है वो कॉपर अलग से रिलीज हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको करके रखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हाँ, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएगा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो कौन से जो रूल्स हैं या फिर कौन से जो कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस यानी कि जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल वे से हैं, हम जो आज तक लिखते आए हैं, केमिकल इक्वेशंस जो लिखते आए हैं, तो उसके जो रूल्स है वो क्या फॉलो करने चाहिए हमें जब एक आध केमिकल हम इक्वेशंस लिखते हैं, या फिर इक्वेशंस यानी कि रिएक्शन, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें वो किस तरह से रिप्रेजेंट करने चाहिए पेपर पे। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, तो आइए देखते हैं उन रूल्स को। इसमें फर्स्ट रूल यहाँ पर बताया गया है, इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the products on the right hand side। तो ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ है यहाँ पर उन्होंने बताई है। An arrow heading towards the products is drawn in between them and this arrow indicates the direction of the reaction। अभी ये बात हमें समझ के लेते हैं, फर्स्ट रूल जो है वो क्या बताना चाहते हैं। इसमें सपोज ये रिएक्शन ऊपर वाली, यही हम ये रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें केमिकल इक्वेशंस में जो कुछ भी इस तरफ जो दिखता है CuSO4 प्लस Zn, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है रिएक्टेंट। हाँ, वी ऑलवेज राइट दिस रिएक्टेंट्स, हमेशा रिएक्टेंट जो हैं, जो जिनके बीच में दो जो सॉल्यूशन है या फिर दो जो कंपाउंड है या फिर दो जो पाउडर्स है, जो कुछ भी हैं जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, वो हमें हमेशा लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। केमिकल रिएक्शन में हमें लेफ़्ट साइड में लिखना है, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो उस रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद जो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो तैयार हो जाता है, वो जो है प्रोडक्ट, वो हम राइट साइड में लिखते हैं। सो प्रोडक्ट वी ऑलवेज राइट ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ, वाइल रिएक्टेंट्स वी ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जो बताई है, ये जो एरो हेड जो दिखाई दिया है इस रिएक्शन में, आपको एरो हेड दिखाई देता है। तो एरो हेड क्या है, एरो हेड इंडिकेट्स व्हाट, हेड्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हाँ, ये जो एरो हेड दिखाई दे रहा है, एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब यहाँ पर रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो एरो का हेड जो है वो पॉइंट इस तरफ से होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरफ से रिएक्शन है, इस डायरेक्शन में है रिएक्शन, इस वजह से एरो का हेड जो है पॉइंट आउट किया है इस डायरेक्शन में। मतलब ये हो गए हमारे रिएक्टेंट और ये हो गए हमारा
प्रोडक्ट। तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टू और मोर, they are linked with a plus sign in between them. For example, in the equation 2, the plus sign is drawn in between the reactant CuSO4 and Zn. Similarly, the plus sign is drawn between the product ZnSO4 and Cu. तो चलिए ये भी देख लेते हैं ये रूल जो है वो किस तरह से काम करता है। अभी यहाँ पर बताया है, सिंपल सी बात है, जो कुछ भी रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट जो है यहाँ पर CuSO4 है, यहाँ पर जिंक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है तो उनके बीच में यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, तो प्लस का साइन हम लगाते हैं। तो ये रूल है। और जो प्रोडक्ट जो है, जितने भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है स्पेशली, तो उस केस में हम प्लस का साइन हर प्रोडक्ट जो है, दो प्रोडक्ट के बीच में हम प्लस का साइन दे देते हैं। तो इस तरह से ये रूल बताया गया है। तो सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट of the reactants are indicated in the equation. Their gaseous, liquid, solid states are indicated by writing the letter small letter G, यहाँ पर small letter L, यहाँ पर ब्रैकेट में small letter S respectively in brackets. हाँ, moreover, if the product is in the gaseous instead of G, it can be indicated by the upward directing arrow or arrow pointing upward. If the product form is insoluble solid, अगर प्रोडक्ट जो है वो insoluble है, यानी कि वाटर में पूरी तरह से मिक्स हुआ नहीं है, in the form of precipitate, then instead of S means solid, it can be indicated by downward pointing arrow. So when reactants and products are in the form of solution in water, they are said to be present in an aqueous solution state. This state is indicated by putting the letter AQ in the bracket after their formula. Thus the equation 2 is written in the equation 3 as below. अभी यहाँ पर हमें ये रूल काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सी बेसिक चीज़ें जो है, हम अक्सर जो हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें करनी चाहिए या फिर जो चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। तो यहाँ पर CuSO4 और Zn ये जो है हमें पता है रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट जो है, लेकिन CuSO4 कौन सी फॉर्म में है? हमने CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट की पाउडर को हमने पानी में डिज़ोल्व किया था, ये एक्वियस स्टेट हो गया था, मतलब इस वजह से हमने उसको क्या कहा था, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर एक्वियस ये वर्ड पूरा लिखने के बजाय हम यहाँ पर उसका ब्रैकेट में यहाँ पर उसका मेंशन कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल लेटर जो है AQ, ऐसे ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं। सेम अबाउट द जिंक की जो डस्ट है या फिर जिंक की जो पाउडर है, तो जिंक जो है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट में स्मॉल लेटर S लिखना है, जो कि डिनोट करेगा जिंक पाउडर का स्टेट। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट जो है हमारा ZnSO4 और Cu तैयार हो जाता है। ZnSO4 जो है, ZnSO4 में ZnSO4 ये भी सॉल्यूशन तो तैयार होने वाला है। वो कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार अगर हो जाता है तो वो भी एक्वियस सॉल्यूशन है, इस वजह से यहाँ पर आपको AQ वर्ड दिखाई दे रहा है। वैसे ही सेम यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर का मेटल जो है वो अलग जो है
रिलीज हो गया है या फिर अलग तरह से फॉर्म हो गया है। सो ये जो है कॉपर, इट इज़ अ मेटल। सो ये क्या है, पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पर उसका लेटर जो है वो एस से हमने क्या किया है, डिनोट किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इक्वेशंस लिखते वक्त ये स्टेट्स लिखने भी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर उन्होंने सेकंड जो रूल बताया है इसमें ही कि ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर रहता है कोई भी, तो गैस सपोज O2 हो या फिर हाइड्रोजन हो, H2 हो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। लेकिन हम G लिखने के बजाय यहाँ पर अगर Cu की जगह सपोज O2 गैस रहता तो क्या रखते हैं, ऐसे गैस G वर्ड लिखने के बजाय हम यहाँ पर एरो हेड दिखाएंगे, वो भी पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला एरो। तो इससे क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि एरो जो है वो इंडिकेट्स करता है कि गैस जो है इस रिएक्शन में रिलीज हो चुका है। तो इस तरह से ये इक्वेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो और सेकेंड, और एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमें नोट करनी है, अगर डाउनवर्ड एरो रहेगा यानी कि इस डायरेक्शन में एरो अगर रहता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, सपोज ये तो दो सॉल्यूशन यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें मिल गए, एक्वियस थे यानी कि पूरी तरह से पाउडर जो है पानी में डिज़ोल्व जब हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे। अंडरस्टूड। तो ये सॉलिड स्टेट में था पाउडर, कॉपर सल्फेट का, पानी में डिसॉल्व किया तो कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन तैयार हो गया। सेम थिंग अभी इस सॉल्यूशंस का रिएक्शन करके जिंक भी इसमें ऐड किया तो जिंक भी प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया और जिंक सल्फेट का नया सॉल्यूशन तैयार हो गया, वो भी एक्वियस स्टेट में था। अगर मान लो यहाँ पर हमने पाउडर एक डिसॉल्व की, पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन पाउडर वो डिसॉल्व हुई नहीं ठीक से, या फिर उस केस में वो पाउडर जो है वो नीचे पानी में बॉटम में सेटल हो जाती है, तो वो दिखाते वक्त आप उसको क्या कहेंगे, एक टर्म है दैट इज़ प्रेसिपिटेट। हाँ, प्रेसिपिटेट ये टर्म यूज़ की जाती है जब पाउडर आपने डिसॉल्व की है लेकिन वो सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हुई नहीं, आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बॉटम में वो पाउडर के पार्टिकल्स या फिर पाउडर जो है वैसे के वैसे अगर दिखाई देती है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एरोस का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही स्टेट्स हैं, मतलब एक्वियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उस तरह से आपको यहाँ पर इन शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है कि कौन से स्टेट में वो कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, when heat is to be given from outside to bring about the reaction, it is indicated by the triangular sign written above the arrow that indicates the direction of the reaction. For example, the reaction in which slag lime is formed on heating limestone is written as follows. तो यहाँ पर हमें देखना है, जब कभी हम हीट सप्लाई करते हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो इसमें अगर हीट सप्लाई करने की ज़रूरत है, तो अगर हीट सप्लाई अगर करेंगे तो वो हीट सप्लाई की है वो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, इस तरह से एक एरो दिखाएंगे। डायरेक्शन एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में जो रहता है एरो, ये एरो, और उस डायरेक्शन एरो के ऊपर आपको सिर्फ ऐसे ट्रायंगल का साइन बनाना है। सो ट्रायंगुलर साइन से ये पता चल जाता है कि हमने क्या किया है, हीट इस रिएक्शन में सप्लाई की है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, स्लैक लाइम जो एग्जांपल है, स्लैक लाइम की रिएक्शन का एग्जांपल दिया है। द रिएक्शन इन विच स्लैक लाइम इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कि क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 को हीट अगर करते हैं हम तो उसका क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें ये रिएक्शन प्रेजेंट करनी है। सिमिलरली द फैक्ट दैट हीट इज अ रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated as follows. अभी यहाँ पर एक रिएक्शन, अगर
हम रिएक्शन में हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एरो के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर ऐसे ट्रायंगल शेप बनाएंगे। लेकिन मान लो अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, यानी कि रिलीज यानी कि बाहर आ रही है हीट रिएक्शन के बाद, मतलब प्रोडक्ट में हमें हीट भी मिल रही है एज अ प्रोडक्ट। तो उस केस में हम वो रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे? सो सिमिलरली इन फैक्ट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वियस सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट, ये पहले वाली रिएक्शन का एग्जांपल देना है। तो उसमें जब रिएक्शन हो जाती है तो हमारे पास जो जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर जो हमें मिलता है, तो उस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ पर हीट रिलीज हो चुकी है, तो वो हीट दिखाते वक्त आपको ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर सिंपल आप वर्ड लिखेंगे, वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, HEAT करके हीट ऐसे लिखेंगे प्लस का साइन देके। मतलब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में हीट जो है वो क्या हो गई है, रिलीज हो चुकी है, यानी कि बाहर आ चुकी है। सो इस तरह से आपको दोनों कंडीशंस को समझ लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है 5th नंबर का रूल। इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस लाइक, कंडीशंस जिनमें स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट सम रिएक्शंस। These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction. For example, the reactions of the vegetable oil takes place at the temperature 60 degrees Celsius with hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि यहाँ पर कंडीशंस की बात की है। तो अगर कोई रिएक्शन जो है, हर एक रिएक्शन हमें याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकती। जो कुछ भी टेम्परेचर है उसमें रिएक्शन नहीं होती रूम टेम्परेचर में। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिन केस में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस में कम टेम्परेचर लगता है, कुछ रिएक्शंस में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, तो उस केस में टेम्परेचर हमें चेंज करना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस में हमें प्रेशर चेंज करना पड़ता है, यानी कि कुछ रिएक्शंस में स्पेसिफिक प्रेशर हो तभी वो रिएक्शन जाके कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, उसमें से प्रोडक्ट निकल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कैटलिस्ट को समझना है तो कैटलिस्ट एक इस तरह का सब्सटेंस है जो कि रिएक्शंस का स्पीड बनाने में मदद करता है। वो सब्सटेंस इस तरह का है जो रिएक्शंस का स्पीड भी बढ़ाता है, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिएक्शन प्रोसेस जो है रिएक्शंस की फास्ट हो जाती है, लेकिन रिएक्शन उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, ना कि किसी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर नया कुछ प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। वो सिर्फ रिएक्शन में प्रेजेंट रहता है। उसके प्रेजेंट होने से ही सिर्फ रिएक्शन का क्या बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। और स्पीड बढ़ जाता है विदाउट टेकिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इनटू द रिएक्शन। सो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहते हैं। सो कैटलिस्ट को समझ लीजिए, कैटलिस्ट क्या है ये याद में रखना है आपको। ये भी एक फैक्टर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो हम ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन का स्पीड बढ़े। To bring about the some reaction, these conditions are indicated below और above the arrow। अभी ये conditions जो हैं वो लिखते वक्त आपने जैसे देखा यहाँ पर इस केस में हीट की कंडीशन में हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया। तो वो क्या किया, हमने हीट दी है तो ट्रायंगल के रूप में हमने शो किया है एरो के ऊपर। वैसे ही एरो के नीचे भी हम कुछ लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एरो के ऊपर और एरो के नीचे। तो अभी वो किस तरह से मेंशन करेंगे, चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज टेम्परेचर 60 डिग्री। हाँ, वेजिटेबल ऑयल है, उसका
जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो है वेजिटेबल ऑयल की, वो 60 डिग्री टेम्परेचर को हो सकती है हाइड्रोजन के साथ। और जब ये रिएक्शन हो जाती है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पर क्या चाहिए, लेकिन निकेल नाम का कैटलिस्ट चाहिए हमें। निकेल कैटलिस्ट अगर रहता है तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पर हो सकती है। तो ये रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर मेंशन करते वक्त हमें वेजिटेबल ऑयल ऐसे लिखना है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है वेजिटेबल ऑयल का, यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल ऑयल ऐसे मेंशन किया है क्योंकि वेजिटेबल हमने यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं की है। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, हाँ उनकी रिएक्शन हो गई। ये रिएक्टेंट है दोनों, जैसे उनकी रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हो गई, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को रिएक्शन हो गई। सो यहाँ पर हमने इस वजह से 60 डिग्री ऐसे मेंशन किया है एरो के ऊपर, हाँ। और कौन था प्रेजेंट तब, निकेल नाम का कैटालिस्ट जो है, निकेल कैटालिस्ट की वजह से ये रिएक्शन हमें 60 डिग्री सेल्सियस को परफॉर्म होते हुए दिखाई देती है। सो उसमें से प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या निकल के आया है, वनस्पति घी। सो वनस्पति घी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन किए हैं यहाँ पर एरो के ऊपर और एरो के नीचे, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम एरो के ऊपर और एरो के नीचे हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं रिएक्शन लिखते वक्त। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है रूल नंबर 6। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ द reactants and products are written below their formulae. For example, copper on reaction with a concentrated nitric acid gives the reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas. यहाँ पर ए रिएक्शन जो है उसका एग्जाम्पल दिया है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन, स्पेशल इन्फॉर्मेशन यानी कि क्या, यहाँ पर और नेम्स भी बताए हैं। रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स के नेम जो है उनके नीचे हम लिखने चाहिए हमें। जब भी कभी हम रिएक्शन लिखते हैं तो स्पेशल उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, रिएक्टेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी या फिर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हमें मेंशन करनी है, उसके नाम मेंशन करने हैं बिलो देयर फॉर्मूली, जो कि कंडेंस फॉर्म में हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं, तो उसके नीचे उसके नाम मेंशन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑन रिएक्शन विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये जो है ये फॉर्मूला जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ये मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स हमने किसके लिए है, नाइट्रिक एसिड के लिए है। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड किस तरह का नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। सो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यहाँ पर मेंशन करना है आपको। सो उसमें से हमें जो प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं दैट इज CuNO3 ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 गैस। NO2 गैस यानी कि क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर तैयार हो जाता है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो H2O के मतलब वाटर के तैयार हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में यही बताया है कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है, नाम जो है वो तो लिखेंगे आप उसके नीचे, लेकिन नाम के साथ साथ उसकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सपोज ये एसिड है, ये एसिड किस तरह का एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड मेंशन करना ज़रूरी है। सो तभी हमें जाके पता चलेगा कि ये एक एसिड जो है वो किस तरह का एसिड है। और सेकेंड जो है यहाँ पर फिर वो बाकी के प्रोडक्ट जो है वो आप लिख सकेंगे। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हो जाती है कॉपर की, तो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलता है, जो कि कैसा है, पॉइजनस है, पॉइजनस गैस है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन में मेंशन करना है। चलिए उसका सेकंड जो है वो भी देखते हैं। उसमें और एक एग्जांपल दिया है, हाउएवर ऑन रिएक्शन विथ अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यही सेम रिएक्शन कॉपर की रिएक्शन, यही अगर कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट हो जाता है तो उस चीज़ में हमें सेम प्रोडक्ट तो सेम मिलेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का फ़र्क है, कुछ मॉलिक्यूल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में, यहाँ पर ऊपर की साइड में पहले के केस में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिला था, यहाँ पर हमें डाइल्यूट
हाँ, ऑन रिएक्शंस विथ अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये जो है वो किस तरह का एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। पहले के केस में कॉन्सेंट्रेटेड था, ये है डाइल्यूट। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जब रिएक्शन कॉपर के साथ हो जाती है तब हमें यहाँ पर जो गैस मिलता है वो सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। हाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता था, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमें मिल रहा है और वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये चीज़ें जो है मेंशन करनी है, कौन सा टाइप का एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। डाइल्यूट अगर रहेगा तो आपको यहाँ पर वर्ड डाइल्यूट मेंशन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड अगर रहेगा एसिड तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। रिएक्शन लिखते वक्त रिएक्टेंट जो है या फिर प्रोडक्ट जो है उनके नाम वहाँ पर लिखते चलिए नीचे। तो इस तरह से ये सब रूल्स जो है वहाँ पर केमिस्ट्री में हम फॉलो करते हैं व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी तरह का केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखते वक्त ये बेसिक से कुछ रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी जाके एक प्रॉपर वे में हम एक केमिकल इक्वेशन लिख पाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं और उसके क्या क्या रूल्स हैं, और केमिकल इक्वेशंस यानी कि क्या, केमिकल इक्वेशंस को समझने की हमने कोशिश की कि वर्ड फॉर्मेट में इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, और जैसे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल फॉर्मूले के साथ कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। 6 पॉइंट्स हैं, आपको विथ एग्जाम्पल एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ये लिखना है सारी चीज़ें प्रॉपर वे में। तो इस तरह से हमें ये रिएक्शन जो हैं, ये राइटिंग के रूल्स जो हैं केमिकल इक्वेशंस के हमने समझ लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, क्योंकि कुछ दिन ही एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। सो इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जो है वो करनी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स निकालिए अपने, और अपने चैनल में आपको इस तरह से जो वीडियो है वो देखते रहिए। आपके कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दीजिए, ना कि रट्टा मारने पर, क्योंकि रटने से आप चीज़ें तब तक के लिए ही सिर्फ याद रख पाओगे, बाद में वो चीज़ें भूल जाओगे। तो इसलिए बेटर है आप चीज़ों को समझ लें, हाँ, ठीक तरह से उनको टेक्निकली या फिर कीवर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करें, और वो आप, ताकि पेपर में आप अच्छी तरह से उन्हें लिख सकें। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।